हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। सो इंडियन एक्सप्रेस शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट ऑल दोज पीपल जिन्होंने पिछले वीडियो में जवाब दिया था कोट हैंगर मेथड, एंड दैट्स द करेक्ट आंसर, अनसेफ मेथड ऑफ अबॉर्शन, जिसके ऊपर सर ऑलरेडी आपको एक पर्टिकुलर रील में बता चुके हैं ना। और शुरू करते हैं हम डिस्कशन से। सो पहला जो है इट्स अबाउट अ न्यू प्रेसिडेंट, दैट इज़ द्रौपदी मुर्मू। तो एक्चुअली 2 आर्टिकल आए थे। सो हम इसमें है ना जो मेन उनके बारे में बातें हैं बस वो देख लेंगे। ऑब्वियसली यू शुड नो अबाउट हर, सो अ ब्रीफ जर्नी एंड मेन उनके लाइफ के मेन जो भी हैं पॉइंट्स वो देख लेंगे। ओके, सो शी इज़ द 15th प्रेसिडेंट। और वो मतलब अपने विलेज में से कॉलेज जाने वाली पहली ऐसी यंग गर्ल थी। सो शी वेंट टू द कॉलेज इन डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज, जो कि कंट्री का एक सबसे पुअरेस्ट रीजन्स में से एक है। फिर उसके बाद में वो स्कूल टीचर थी और फिर वो पॉलिटिक्स में केवल टेंटेटिवली आई थी। और फिर उन्होंने शुरू किया था अपना पॉलिटिक्स में करियर। पहले काउंसलर बनी वो रायरंगपुर नगर पंचायत की, देन अ 2-term MLA इन दी उड़ीसा असेंबली, एंड देन मिनिस्टर इन द बीजेपी कोलिशन गवर्नमेंट। और उसके बाद में फिर वो पहली वुमन गवर्नर बनी झारखंड की। एंड प्रेसिडेंट इलेक्ट मुर्मू हैज़ ड्रॉन एन आर्क, जो कि काफ़ी विविड और बहुत इंस्पायरिंग है ना। तो मतलब बहुत ही वेरिड इनका करियर रहा है। ओके, एंड आई सपोज शी इज़ ऑल्सो द यंगेस्ट प्रेसिडेंट। ओके, तो आप बता सकते हैं कि मतलब सबसे यंगेस्ट में कितनी एज में मतलब अभी वो बनी है। ओके, तो तो पहली बार है कि कोई ट्राइबल आए हैं एंड ट्राइबल वुमन। तो याद रखना संथाल ट्राइबल वुमेन है एज द हेड ऑफ द स्टेट। और वही कंट्री के पुअरेस्ट रीजन में ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा भी बताया, मयूरभंज है ना। तो उनकी जो वही काफ़ी रिच एक्सपीरियंस रहा है। एंड ऑल्सो शी इज़ अ वेल एजुकेटेड वुमन फ्रॉम द फैमिली ऑफ अ विलेज हेडमैन। ओके, और इसके अलावा इनको बेस्ट परफॉर्मिंग लेजिस्लेटर का अवार्ड भी उड़ीसा में मिल चुका है। ओके, तो आप मुझे उस अवार्ड का नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपका पहला सवाल है कि इनको उसका पर्टिकुलर मतलब एक हिंदी टर्म है, तो आपको वो वर्ड बताना है कौन सा सम्मान मिला है। तो ये पहली गवर्नर बनी झारखंड की 2015 में। और जबकि वहाँ पे अपोजिशन थी, उसके बावजूद उनका जो टेन्योर था वो नॉन कंट्रोवर्शियल था और उनको इतनी गुडविल मिली कि जो अभी मतलब रूलिंग पार्टी थी स्टेट की, उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। ओके, और वैसे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में ऐसे कई बार हुआ था, खासकर स्टार्टिंग के डिकेड्स में, कि प्रेसिडेंट्स जो थे वो यूनानिमसली यानी सबका कंसेंसस रहता था उनको इलेक्ट करने में। और मतलब अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि देखो ये एक्चुअली में है ना प्रो गवर्नमेंट वाला आर्टिकल है, तो इसमें अपोजिशन के चुनाव की बुराई और कैंपेनिंग की बुराई और इस तरीके से लिखा हुआ है। तो हम केवल अपने काम की चीज़ें देखेंगे। तो इन्होंने अपना खैर ये सजेशन दिया है कि मतलब अगर कोई और प्रेसिडेंशियल कंटेस्ट थी जहाँ पे कंसेंसस होना चाहिए था, तो वो मुर्मू के यानी अभी के इलेक्शन में होना चाहिए था। ओके, और वैसे अपोजिशन में से कई लोगों ने किया भी है उनको सपोर्ट और उनको वोट दिए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक बहुत सही चीज़ कही है कि हमने सोशल अनटचेबिलिटी तो ख़त्म कर दी है, फिर वैसे तो नहीं हुई है बट फिर भी कुछ हद तक ख़त्म कर दी है कंट्री में, लेकिन हमने एक नई फॉर्म की पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी बना ली है। तो उन्होंने कहा कि वो दिन अब चले गए हैं जब वाजपेयी और नेहरू फ्रॉम द अपोजिशन पार्टीज है ना वुड प्रेस ईच अदर, या फिर वाजपेयी एंड नरसिम्हा राव दे वुड शेयर अ हेल्दी बेंटर एंड फॉन्ड मेमोरीज, दे आर फॉन्ड मेमोरीज। मतलब वही है कि ये दिन अब चले गए हैं। तो वैसे इन्होंने एक बराक ओबामा का भी एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से रिपब्लिकन पार्टी के एक मेंबर ने उनको कहा था कि वो यूएस के लिए सेफ़ नहीं रहेंगे और वो मुस्लिम हैं ऐसा। और उसके बाद में रिपब्लिकन पार्टी के ही नॉमिनी थे मैकेन, तो उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट करते हुए कहा था कि ही इज़ अ डिसेंट मैन और वो बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। ठीक है, तो ये बात है। और मतलब दूसरा इन्होंने यहाँ पे वैसे ये कहा था कि कैंपेनिंग अभी काफ़ी ज़्यादा होने लगी है, जबकि पहले प्रेसिडेंट इलेक्शंस जो होते थे बहुत ही नॉर्मल होते थे इलेक्शंस है ना। तो जाकिर हुसैन का सपोज इन्होंने एग्जांपल दिया था कि मतलब इलेक्शन के 3 दिन पहले तक तो वो मिचिगन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे है ना, कॉन्वोकेशन एड्रेस दे रहे थे। और तो इतना ज़्यादा मतलब ये सब कैंपेनिंग वगैरह जो है वो अभी हो रही है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए कि हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये 2015 के जीएस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था प्रीलिम्स में। तो ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा सेक्रेटेरिएट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप जवाब दे सकते हो। और उसके बाद आते हैं आइडियाज़ पेज में, अब मिक्स्ड बैग ऑफ फ्रीबीज। तो एक्चुअली अभी पीएम ने ये स्पीच कही है कि अभी टाइम आ गया है रेवड़ी कल्चर को ख़त्म करने का। तो रेवड़ी कल्चर जो कहा है इट इज़ बेसिकली फ्रीबीज कल्चर। ठीक है, तो काफ़ी टाइम से जो है इस चीज़ के ऊपर कहा जाता है कि पॉलिटिकल पॉपुलिज्म की बात की जाती है, फ्रीबीज की। पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कई बार फ्रीबीज ऑफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिक्स्ड बैग ऑफ फ्रीबीज की बात कही है, तो देख लेते हैं। तो वही इन्होंने कहा है कि फ्रीबीज का हर इंसान के लिए अलग मतलब होता है, तो उसको डिसएंटेंगल करना ज़रूरी है। तो अगर आप फ्रीबी की बात करो तो दिमाग में क्या आता है कि फ्री टेलीविज़न जो लेट जयललिता ने बांटी थी, उसके बाद में फ्री साइकिल्स नीतीश कुमार ने दी, लैपटॉप्स बांटे अखिलेश यादव ने। तो ये सब जो है ये विजिबल फ्रीबीज हैं। ठीक है, और ये का एक्चुअली में जो है ना इनका फिजिकली इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है इकोनॉमी पे, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी जो सब्सिडीज़ जाती हैं जिसका असर पड़ता है वो इनविजिबल वाली हैं, जैसे फूड, फर्टिलाइज़र और पेट्रोलियम। ठीक है, तो एक विजिबल सब्सिडी हो जाती है और एक इनविजिबल हो जाती है। तो टोटल मिला के पूरी वो सब्सिडी जो होती है उसको दोनों को ऐड कर दिया जाता है, तो उससे फिजिकल स्ट्रेस का पता चलता है। तो सब्सिडी होती क्या है एक्चुअली में, ये चीज़ याद कर लेना, ये एक अनरिकवर्ड कॉस्ट होती है किसी भी सर्विस या गुड की जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, जैसे साइकिल दे दिया, अब आपसे है ना उसका पैसा नहीं लिया जाएगा। लैपटॉप दे दिया या फिर फूड सब्सिडी वगैरह दे दी तो उसका पैसा फिर नहीं लिया जाएगा, वो एक तरीके से अनरिकवर्ड कॉस्ट होती है। और जो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का और जो रिसीट्स होती हैं, तो रिसीट जो आया यानी रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का जो डेफिसिट होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने में, तो वो एक्चुअली में अनरिकवर्ड कॉस्ट ही होती है उस सर्विस को प्रोवाइड करने की। तो यानी उसको वही वो सब्सिडी ही होती है। तो वो जो डिफरेंस होता है बेसिकली दैट गोज इन सब्सिडी ओनली। ठीक है, तो इस तरीके के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं जो भी अनरिकवर्ड कॉस्ट है, जैसे पब्लिक एजुकेशन, हेल्थ केयर, इरिगेशन, पावर, वाटर सप्लाई, है ना, पावर सब हर चीज़ की इन सब की सब्सिडी दी जाती है, सैनिटेशन। तो लेकिन एक चीज़ समझ में आती है कि सारी सब्सिडीज़ जो हैं वो इक्वली अनडिज़ायरेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब डेफिसिट हो रहा है तो सारी सब्सिडीज़ ख़त्म कर दो। कुछ सब्सिडीज़ डिज़ायरेबल है और कुछ अनडिज़ायरेबल है। ओके, तो अब यहाँ पे इन्होंने वो चीज़ डिस्कस करी है। अच्छा, पहले ये बताया है कि अगर जीडीपी का प्रपोर्शन देखें, कितना प्रपोर्शन वॉल्यूम ऑफ सब्सिडीज़ है, तो वो जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम किसी नेशन की बढ़ती जाती है उस हिसाब से फिर वो सब्सिडीज़ घटती चली जाती हैं, लेकिन वो जो घटना होता है वो बहुत स्लो होता है। ठीक है, तो अब इन्होंने बताया कि 1987-88 में देखा गया था कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सब्सिडी जो था वो जीडीपी का 13% हो गया था, और 2015-16 तक यानी 30 साल और हो चुके हैं, तो उसके बाद में 10 अभी भी ओवर 10% है ना। तो मुश्किल से मतलब 3% का एक्चुअली में अंतर है एज अ प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी। ओके, तो अब इन्होंने कहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स देती है ज़्यादातर सब्सिडीज़ वो सोशल सर्विसेज के लिए होती है, जैसे एजुकेशन और हेल्थ। वहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टोटल सब्सिडी का 30% से भी कम देती है, लेस देन 30% ऑफ टोटल सब्सिडीज़। तो वो कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, मेनली इकोनॉमिक सर्विसेज में, जैसे कि फूड। ओके, तो स्टेट सोशल सर्विसेज में और सेंटर इकोनॉमिक सर्विसेज में। ओके, तो इन्होंने अब अलग से सेपरेट करी है, 4 तरीके की इन्होंने निकाली है मेरिट सब्सिडीज़, जो कि मतलब बहुत ज़रूरी है पब्लिक इंटरेस्ट में। तो सबसे पहली है फूड सब्सिडी फॉर पुअर, है ना। और इस चीज़ को हमेशा से कोई भी स्टेट हो, वहाँ की कोई भी गवर्नमेंट है, उसने इस चीज़ को सपोर्ट किया है। ठीक है, तो पुअर हाउस होल्ड्स में जो फूड सब्सिडी दी जाती है, और इसको अभी गवर्नमेंट ने कोविड-19 के दौरान बढ़ा भी दिया था। और इसके अलावा सेकंड होता है बेसिक एजुकेशन में। ठीक है, याद रखना, पहले का फूड सब्सिडी, देन बेसिक एजुकेशन, और उसके साथ में ही आती है हेल्थ सर्विसेज, 3 हो गई। उसके बाद में आती है आपकी एक्सपेंडिचर ऑन वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। ओके, तो ये 4 इन्होंने क्या बताई हैं, मेरिट सब्सिडीज बताई हैं, जो कि किसी भी कीमत पे प्रोवाइड करवानी चाहिए। ओके, बट यहाँ ऑथर ने कहा है कि दीज सब्सिडीज अकाउंट फॉर ओनली 1/3 ऑफ द टोटल सब्सिडीज। तो जो मेरिट सब्सिडीज हैं जो ज़रूरी हैं वो 1/3 ही हैं। इसका मतलब क्या है कि 2/3
2/3 सब्सिडीज़ जो है उनको हटाया जा सकता है। अब 2/3 जो सब्सिडीज़ हैं वो कायदे से जीडीपी का 6% फॉर्म करती हैं। ओके, तो ये ऐसी अनवारंटेड सब फ्रीबीज़ हैं जिनको एलिमिनेट किया जा सकता है। ओके, तो अब ऑथर ने कहा है कि अगर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स केवल जो अपना यूजुअल बजट वो लोग बनाते हैं, बना हुआ है जैसे कि इसकी इतनी सब्सिडीज़ की इतनी सब्सिडी, उसके बियॉन्ड यदि मेजर्स लें कि किसी तरीके से मतलब बोल्ड मेजर्स की ज़रूरत है इन अनवारंटेड फ्रीबीज़ को हटाने के लिए, और साथ में जो बहुत ज़्यादा टैक्स एग्जेम्पशंस और कंसेशंस दिए जाते हैं जो कि और करीब 5% ऑफ जीडीपी के होते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फिस्कल स्पेस जो है वो फ्री अप हो जाएगा। ठीक है, फिस्कल स्पेस यानी वही है ना कि मतलब आपने बताया था फिस्कल पॉलिसी किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है ना। तो गवर्नमेंट के पास में जितना खर्च करने का स्पेस है वो फिस्कल स्पेस है। तो वो अगर इन सब्सिडीज़ को हटा दिया जाए और केवल मेरिट सब्सिडीज़ दी जाए तो काफ़ी स्पेस खाली हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो पूरा फिस्कल डेफिसिट है सेंटर और स्टेट्स का वो कम हो जाएगा, और उसी टाइम पे जो मेन नीड्स हैं जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर एक्सपेंडिचर आप बढ़ा सकते हो। तो उन्होंने कहा है कि ये जो रिस्ट्रिक्टेड फिस्कल स्पेस की गवर्नमेंट बात करती है कि इतना हमारे पास में बजट नहीं है, इतना हमारे पास में फाइनेंस नहीं है, तो वो एक मिथ है और जो कि एक्चुअली में रिफ्लेक्ट करता है गवर्नमेंट की कोई भी डीप फिस्कल रिफॉर्म्स करने की मिसिंग एपिटाइट को। यानी वो चाहते ही नहीं है। मिसिंग एपिटाइट का मतलब क्या है कि एपिटाइट यानी जैसे क्या होती है किसी चीज़ की हंगर, भूख है ना, तो वो चीज़ की आपको भूख ही नहीं है कि कोई डीप रिफॉर्म्स किए जाएं, फिस्कल रिफॉर्म्स किए जाएं, जिससे जो गवर्नमेंट फाइनेंसेस का स्ट्रक्चर है वो रेडिकली चेंज हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बात करी है इनकम सपोर्ट स्कीम्स की। तो कहा है कि अभी जो है कई एडवांस कंट्रीज़ में भी इसकी ग्रोइंग डिमांड है कि कम से कम एक मिनिमम यूनिवर्सल बेसिक इनकम होनी चाहिए, और इसको कई कॉर्पोरेट लीडर्स जैसे मार्क ज़करबर्ग वगैरह ने भी सपोर्ट किया है। तो फिर इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर एक छोटा सा सेफ्टी नेट दे दिया जाए फॉर द पुअर इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया जहाँ पे कोई भी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, तो वो बहुत ही मतलब एक लीस्ट चीज़ है जो कि कोई केयरिंग गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, मतलब एक बेसिक वही यूनिवर्सल बेसिक इनकम की कुल मिला के बात कर रहे हैं कि एक छोटा सा स्मॉल सेफ्टी नेट होना चाहिए। ओके, इनकम सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कायदे से अगर देखा जाए तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, जो रिच लोग हैं, उनके जो उनको टैक्स कंसेशंस दे दिए जाते हैं, है ना, तो उसमें गवर्नमेंट का काफ़ी सारा रेवेन्यू चला जाता है और गवर्नमेंट खुद मतलब उसको जाने देती है। और उसी तरीके से बैंक्स जैसे हैं नॉन परफॉर्मिंग लोन्स को भी राइट ऑफ कर देते हैं, काफ़ी बड़े अमाउंट होते हैं, तो वो भी मतलब रिच लोगों को कर दिए जाते हैं, है ना। तो उसकी जगह पे आपको इस तरीके की इनकम का या सोशल सिक्योरिटी नेट का सोचना चाहिए। और इसमें अभी तक केवल हमारे पास में कौन सी है, मनरेगा है, जो कि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है इंडिया में फॉर दी अनएम्प्लॉयड इन रूरल एरियाज़, है ना। तो रूरल एरियाज़ के लिए ही मनरेगा है, और ये एक मतलब लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सपोर्ट स्टैंडिंग इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रहा है। लेकिन फिर भी इसको प्रॉपर वो नहीं माना जा सकता है एक बेसिक इनकम वाला, क्योंकि इसमें आखिर आपको अपना काम करने के बाद पैसा दिया जाता है ना। इट इंटेल्स पेमेंट अगेंस्ट परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। ओके, और इसके अलावा कुछ कैश ग्रांट स्कीम्स भी हैं जैसे पीएम किसान हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की, या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स की कुछ और स्कीम्स होती हैं। तो अब ऐसी स्कीम्स के अगेंस्ट कंप्लेंट क्या आती है, तो एक कंप्लेंट तो आती है कि इससे है ना आर्टिफिशियली रूरल वेजेस बढ़ जाते हैं, यानी गवर्नमेंट को दिखाने के लिए हो जाएगा कि हमारी जो रूरल इनकम है वो बढ़ गई है, जबकि एक्चुअली में आप सब्सिडीज़ दे रहे हो उनको। तो ये पहली कंप्लेंट है। दूसरी कंप्लेंट ये है कि है ना लोगों को जब इंसेंटिव दिए जाते हैं तो वो काम की खोज करना, काम को सर्च करना बंद कर देते हैं। और तीसरा ये है कि जो गरीब होते हैं वो ऐसे फ्रीबीज़ को अक्सर लिकर यानी अल्कोहल वगैरह में खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो अब ऑथर ने कहा है इन कंप्लेंट्स के अगेंस्ट ये कहा है कि जैसे मनरेगा और बाकी ऐसी स्कीम्स, स्टेट स्कीम्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे एक्चुअली मिनिमम वेज से भी कम इसमें जो अलाउंस दिया जाता है, जो भत्ता दिया जाता है, वो मिनिमम वेज से भी कम दिया जाता है। तो उससे तो रूरल वेज बढ़ ही नहीं सकता है कि आप उसको आर्टिफिशियली रेस करने वाली बात कहो, है ना। तो जो लीगल मिनिमम वेज है उसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता है। और दूसरी बात जो उन्होंने ये कही है कि लोग अल्कोहल की तरफ ज़्यादा रिलाय करने लगते
सकते हैं या फिर वो खुद काम ढूंढने नहीं जाते हैं। तो इसका इन्होंने बोला है कि इसका एक्चुअली में सपोर्ट आपको मिलता है RCT से, जो कि किए हैं नोबेल लॉरिएट अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर ने। ये आपको, अच्छा अभी का थर्ड क्वेश्चन आपका ये है कि ये आपको बताना है कि इनको नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था, अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर को। तो इन लोग ने जो है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल करके ये चीज़ प्रूव की है कि ऐसा नहीं होता है। और उसके अलावा यहाँ पे एक सर्वे भी इन्होंने मेंशन किया है, एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया गया था विमेन, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है सेवा, ओके, मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पे ये चीज़ पता चली थी कि जहाँ पे मतलब इस तरीके का इंटरवेंशन किया गया था और बहुत कम कैश सपोर्ट दिया गया था, वहाँ पे भी लोगों ने उसको कहाँ खर्च किया, बच्चों की एजुकेशन में, ज़्यादा अच्छी एजुकेशन में, या फिर जो उनके हट्स वगैरह हैं जहाँ वो रहते हैं उसको रिपेयर करने में, है ना, या फिर जो डाइट वगैरह है, बहुत ही मीगर डाइट होती है, उसको सप्लीमेंट करने में गया था। ओके, तो ये था इस आर्टिकल के बारे में अबाउट द फ्रीबीज। आगे आते हैं अब एक्सप्लेन सेक्शन पे। तो आज ज़्यादा एक्चुअली आया नहीं है। तो SC/ST के केसेस है ना, बस ये है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें पता चला पार्लियामेंट में कि जो SC/ST के अगेंस्ट केसेस हैं वो बढ़ गए हैं। तो जो SCs के अगेंस्ट केसेस थे 2018 में करीब 42.7 थाउजेंड थे, वो 2020 में 50,000 के ऊपर जा चुके हैं। और STs के अगेंस्ट भी जो क्राइम के केसेस थे वो 6500 करीब से लेके अब करीब 80 to 70 करीब चले गए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इतना राइज हो गया है। तो आप ये फिगर्स नोट डाउन कर सकते हैं। सो लास्ट आर्टिकल फॉर द डे, काली बेन वाइट मैटर्स एंड एफर्ट टू क्लीन इट। तो न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि पंजाब के CM भगवंत मान ने वहाँ जाके एक गिलास पानी पी लिया और उसके बाद में फिर वो दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में आ गए, भर्ती हो गए। ठीक है, और पीने की क्यों पड़ी है वहाँ का पानी? तो एक्चुअली में ये एक होली रिव्यूलेट है, यानी कि एक पतली सी नदी, जिसको छोटी नदी कह सकते हैं या फिर एक नाला कह सकते हैं। तो ये सुल्तानपुर लोधी में इन्होंने मतलब पानी पिया था। तो काली बेन क्या है एक्चुअली में? ये 165 किलोमीटर की ये वही छोटी नदी है, रिव्यूलेट है, और ये होशियारपुर से स्टार्ट होती है, फिर 4 डिस्ट्रिक्ट से निकल के फाइनली ब्यास और सतलज में मिल जाती है कपूरथला में। ठीक है, तो याद रखना, काली बेन होशियारपुर से निकल के ब्यास सतलज में मिल जाती है कपूरथला में। और इसके है ना जो बैंक्स हैं उस पर करीब 80 विलेजेस हैं और करीब हाफ अ डजन टाउन्स हैं। तो अब क्या होता है कि यहाँ से जो इंडस्ट्रियल वाटर और वेस्ट वाटर जो आता है वो नालियों से, ड्रेन से जो होता है वो रिव्यूलेट्स में चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का पानी जो था वो काला हो गया था, इसलिए इसको नाम मिला है काली बेन, यानी कि ब्लैक रिव्यूलेट। और उसके बाद में है ना काफ़ी घनी ग्रास और वीड्स भी यहाँ पे उगने शुरू हो गए थे, और उसके बाद में फिर यहाँ पे क्लीनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। तो एक्चुअली में अभी यहाँ से पानी क्योंकि पिया, एक्चुअली में ये शो करने के लिए कि यहाँ का पानी अभी काफ़ी क्लीन है। और ये 22nd एनिवर्सरी थी क्लीनिंग प्रोजेक्ट की, और ये क्लीनिंग प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ था? जुलाई 16, 2000 में। तो ये क्लीनिंग का बताने गए थे कि साफ़ है और खुद ही बीमार पड़ गए, तो उससे सफाई का आपको अंदाज़ा हो गया होगा। ठीक है, लेकिन काली बेन का खुद का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है जो जानना बहुत ज़रूरी है, और सिख रिलीजन और हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जो पहले गुरु थे सिखों के, जो पहले गुरु थे गुरु नानक देव, उनको यहाँ पे एनलाइटनमेंट मिला था। ठीक है, तो जब वो सुल्तानपुर लोधी पे रह रहे थे अपनी बहन के साथ जिनका नाम था बेबे नानकी, तो वो काली बेन में ही नहाते थे, और एक बार वो फिर पानी में ही डिसअपियर हो गए थे और तीसरे दिन वापस निकल आए थे। सो सम थिंग्स आर फैक्ट, सम थिंग्स आर मैथोलॉजी, बट दिस इज़ द रीज़न कि उसका इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। और फिर पहली चीज़ जो उन्होंने यहाँ पे रिसाइट की थी वो सिख रिलीजन का मूल मंत्र है। ओके, तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ रहे थे, फिर ही वुड बाथ देयर एंड फिर डिसअपियर होके फिर वो यहाँ पे निकल आए थे एंड ही रिसाइटेड द मूल मंत्र ऑफ द सिख रिलीजन। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है इसका। अब क्लीनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे हुआ था? तो इसको स्टार्ट किया था एनवायरमेंटलिस्ट बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल ने, जो कि अभी आप पार्टी के राज्यसभा MP हैं। ठीक है, बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल ने शुरू किया था, और वो पहले पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर थे, और गवर्नमेंट की हेल्प के बिना ही इन्होंने क्या किया था, वहाँ पे वीड्स हटा के पानी को ट्रीट करना शुरू किया था, और रेसिडेंट्स के बीच में अवेयरनेस भी बढ़ाई थी।
उसके बाद गवर्नमेंट ने 73 ऐसे विलेजेस आइडेंटिफाई किए थे 3 ज़िलों में, जहाँ से सूअर का पानी जो है वो मतलब सूअर वाटर यानी वही ड्रेन्स वगैरह का पानी जो है वो काली बेन में आता है। तो अब इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया यहाँ पे, जिसमें है ना हर गांव में एक बड़ा सा पॉन्ड बनाया जाता था और उस पॉन्ड में ही पूरा सीवर वाटर इकट्ठा होगा और उसको फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लान में प्रोसेस करके इरिगेशन में यूज़ किया जाएगा, है ना। तो लोकलाइज्ड पॉन्ड्स बनाने का ये था कि 73 विलेजेस जहाँ से सीवर जाता है, सीवर वाटर जाता है, तो वहाँ पे उन विलेजेस के अंदर ही एक बड़ा पॉन्ड बना दिया जाए जहाँ सीवर वाटर है और उसके ऊपर उसका फिर पानी प्रोसेस होकर इरिगेशन में यूज़ किया जाए। और ये जो ज़मीन थी पॉन्ड्स की, ये पंचायत को प्रोवाइड करानी थी। इसका स्टेटस अब प्रोजेक्ट का क्या है, तो उसका 18 गांव का तो जो काम था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था 2006-07 में, लेकिन उसके बाद धीमा हो गया था प्रोजेक्ट। और फिर अभी जो स्टेटस है उसमें 30 से 40 गांव ऐसे हैं और टाउन्स ऐसे हैं जहाँ पे इलीगल कॉलोनीज़ हैं और अभी भी मतलब वहाँ से अनट्रीटेड वाटर को डिस्चार्ज किया जा रहा है। और हर साल कई जो फिशेज़ हैं वो मर जाती हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन की वजह से ऑक्सीजन की कमी है पानी में, ठीक है। और कई गाँव में जो लैंड एक्चुअली में पॉन्ड के लिए दिया गया था वो भी एनक्रोच कर लिया गया है। फिर कुछ जगहों पे ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहे हैं और वही है कि वहाँ से भी अनट्रीटेड वाटर निकलता है। और जबकि काली बेन मॉडल जब आया था और स्टार्टिंग के 5-6 साल हुए थे तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल माना गया था और इसको एज अ ब्लूप्रिंट भी लिया गया था फॉर द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, है ना। और फिर उमा भारती ने इसको गुरु स्थान भी कहा था गंगा प्रोजेक्ट के लिए, और दिल्ली गवर्नमेंट ने भी कहा था कि इस मॉडल को अडॉप्ट करके यमुना को क्लीन किया जाएगा। ओके, अच्छा नहीं, एक और आर्टिकल है, सॉरी। तो फॉर फ्यूचर डॉलर एक्सपेंसेस शुड यू इन्वेस्ट इन द यूएस मार्केट्स नाउ। तो ये इकोनॉमी के ऊपर है ना, रोज़ देखो एक्सप्लेन सेक्शन में आ रहा है, मतलब इससे समझ में आ जाता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है ना। एक्सचेंज रेट वगैरह हम पढ़ चुके हैं, गोल्ड के बारे में आ चुका है, यूरो वर्सेस डॉलर आ चुका है ना। तो अब यहाँ पे है कि क्या यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो सीधी बात ये है कि कह रहे हैं कि रुपये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है, तो अब आपको डर है कि आज मतलब यूएस डॉलर जो है वो अभी महंगा है, आगे जाके और महंगा हो जाएगा, तो आप डॉलर में इन्वेस्ट कर लो। उसका प्राइस जितना भी बढ़ता है बढ़ने दो, आपका साथ में रुपये भी आपका मतलब कुल मिला के आपका पैसा जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो अब पहली बात इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है। तो वही बात है कि रुपये जो है वो पिछले 11 महीनों में करीब 10% डिप्रिशिएट हो चुका है। और अगर हाइपोथेटिकली मान लो अगले 10 साल में 20% और डिप्रिशिएट हो जाता है, तो उससे अगर एजुकेशन की कॉस्ट देखें, अगर किसको बाहर जाके एजुकेशन लेनी है तो उसमें रुपये की कॉस्ट जो है वो 20% बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर 20% डिप्रिशिएट होता है तो एजुकेशन की कॉस्ट 20% बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर देता है यूएस में, जैसे कि वहाँ पे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं, डायरेक्ट इक्विटीज़ हैं या यूएस डेट है, तो फिर वो अपने आप को डिप्रिसिएशन के इम्पैक्ट से बचा सकते हैं, है ना। और ऐसा है कि क्योंकि यूएस में हमेशा करंट अकाउंट सरप्लस रहता है और इंडिया में हमेशा करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है, इसलिए ये माना जाता है कि यूएस डॉलर हमेशा स्ट्रॉन्गर ही होता जाएगा, ठीक है। और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन खासकर मतलब यूएस में, तो इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को एक एक्सपोजर भी मिलता है हाई क्वालिटी मल्टीनेशनल्स में, और जहाँ पे जैसे ग्रोथ होगी तो उससे उनको फ़ायदा मिलेगा। तो अब ओवरसीज़ रूट्स क्या क्या है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। पहला रूट है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये LRS स्कीम है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, फुल फॉर्म लिख लेना, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि ये कब आई थी, आपको बताना है। तो इसके फ्रेमवर्क के अंतर्गत RBI जो है वो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को अलाउ करती है कि आप $2.5 लाख तक का जो अमाउंट है हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर में $2.5 लाख तक का अमाउंट जो है वो आप रेमिट कर सकते हो किसी भी परमिटेड करंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए। तो याद रखना LRS में क्या है, 2.5 लाख तक का हर रेसिडेंट इंडिविजुअल को अलाउड है रेमिट करना किसी भी परमिटेड करंट या फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। दूसरा रूट है IFSC प्लेटफॉर्म। तो अब क्या है कि इंडियन इन्वेस्टर्स को अलाउड नहीं है कि वो 50 जो लीडिंग US कंपनीज़ हैं उसमें ट्रेड करें वाया NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज।
और जो यूएस स्टॉक्स में ट्रेडिंग है उसको केवल आप एनएससी के आईएफएससी प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज़ आईएफएससी, टेल मी। जो कि गिफ्ट सिटी में है, अहमदाबाद में। तो अभी जो है यूएस स्टॉक्स जैसे कि अमेज़न, अल्फ़ाबेट, टेस्ला और मेटा प्लेटफॉर्म यानी वही फेसबुक जो वाला जो है, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, एप्पल, वॉलमार्ट, जो भी और सोच सकते हो, इन सब में है ना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अभी 8 यूएस स्टॉक तो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं आईएफएससी के लिए, और बाकी अभी और किए जाएंगे। तीसरा रूट है म्यूचुअल फंड्स का, और सबसे पॉपुलर रूट माना जाता है फंड ऑफ फंड्स, है ना, सबसे सेफ माना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक इंडियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो अपने फंड को फ्लोट करती हैं, और इसमें इनको है ना परमिशन रहती है एसबीआई जो रेगुलेटर है उसकी, और यहाँ के लोकल इन्वेस्टर्स से मनी मोबिलाइज करके इसको इन्वेस्ट करती है एक इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी फंड फ्लोट करती है, यहाँ से इन्वेस्टर से पैसा लेके उसको इन्वेस्ट कहाँ करती है, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में, ठीक है। और कई म्यूचुअल फंड जो है यहाँ पे उन्होंने ऐसे फंड ऑफ फंड्स को फ्लोट किया है और ओवरसीज़ फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, और फिर ये जो हैं ये ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि न्यूयॉर्क एक्सचेंज हो गया, नैस्डैक हो गया, है ना। तो अब आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी मान लो एबीसी हो गई, आपने उसमें इन्वेस्ट किया, अब वो खुद जो है उसके पोर्टफोलियो में कई सारे स्टॉक्स हैं इंटरनेशनल, ठीक है। वो नेटफ्लिक्स भी है, एप्पल भी है, तो कुछ कुछ परसेंट वो सब में वो करती है। तो अब आपका जितना फंड होगा, यानी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या हो गई, फंड ऑफ फंड्स हो गई, है ना, उसका जो म्यूचुअल फंड वाला पूरा पोर्टफोलियो है। तो फिर आपके पैसे को उस प्रपोर्शन में, जिस प्रपोर्शन में उसके पास स्टॉक्स है, उस प्रपोर्शन में एलोकेट कर देते हैं, ओके। वैसे अगर ओवरसीज़ इक्विटी इन्वेस्टमेंट देखा जाए म्यूचुअल फंड के, तो वो ज़्यादातर यूएस और लग्जमबर्ग में ही है। तो अब इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए चेंज क्या हुआ है, पिछले कुछ सालों में इन लोग भी, अब इंडियंस भी जो हैं वो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाने लगे हैं, और ख़ासकर जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक में लिस्टेड स्टॉक्स हैं वहाँ इन्वेस्ट करने लगे हैं। और ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इक्विटीज़ में हैं रादर दैन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। और इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे अभी तक देखो फेड रेट जो है वो अभी बढ़ना शुरू हुआ है ना, वैसे नियर अबाउट मतलब ज़ीरो से थोड़ा सा ही ज़्यादा रहता था। और जबकि इंडियन अगर डेट इंस्ट्रूमेंट्स देखो तो कम से कम 3-4 परसेंटेज पॉइंट ज़्यादा रिटर्न मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो लोग है ना मतलब इक्विटीज़ में वहाँ इन्वेस्ट करते थे, लेकिन जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ वगैरह हो गई, तो उसमें वो यहाँ इन्वेस्ट करते थे क्योंकि रिटर्न ज़्यादा मिलता था, ओके। तो क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अब्रॉड में, तो वही है कि वहाँ पे अगर आप करोगे और डॉलर अप्रिशिएट हो जाता है और यूएस एंटिटीज़ की ग्रोथ होती है तो उसमें फ़ायदा मिलेगा, ओके। तो ये जो प्रिंसिपल है कि जब प्राइस गिरे उस टाइम पे ख़रीदो, ये प्रिंसिपल यूएस मार्केट में काम कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे कई टॉप फर्म्स जो है वो 10 से 15% गिर गई हैं, ठीक है। और हो सकता है कि और ज़्यादा भी आगे गिरें, तो उस केस में बाय व्हेन प्राइस फॉल्स वाला प्रिंसिपल काम कर सकता है, और आप अभी इस टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, ये आरबीआई का रूल क्या है कि इंडियन म्यूचुअल फंड्स जो कि सेबी से रजिस्टर्ड हैं वो किसी बाहर वाले उसमें इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं विथ एन ओवरऑल कैप ऑफ $7 बिलियन। ये याद रखना, ये एक आरबीआई का मास्टर सर्कुलर आया था 2016 में, वहाँ पे ये रूल है कि ठीक है कि सेबी ने परमिट किया हुआ है कि आप $7 बिलियन तक का ओवरऑल कैप जहाँ जो है उस तक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, फाइन। सो दैट इज़ इट फ्रॉम द वीडियो टुडे फ्रेंड्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, एंड आपको कुछ और कमेंट करना हो तो आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।